वीडियो में हम क्लास 10 के भौतिकी चैप्टर का हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन भौतिकी चैप्टर का है ना, भौतिकी बुक का प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर के क्वेश्चन है। आंसर भी दिया गया है, जैसे कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के क्या कारण है। तो तालाब का जल कम गहरा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का किरण जो है पानी में जा कर के अपवर्तित हो जाता है, इसलिए उसका जो पेंदी है, तालाब के जो तलछटी है, वो गहरा कम दिखाई पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण होता है। प्रकाश तरंग जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है कि जिस दिशा में गति करता है उसके लंबवत उसका लहर रहता है ना, इसलिए ये अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। और जो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग कौन होता है, जो कि जिस दिशा में गमन करता है उसी दिशा में उसका कंपन भी रहता है, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, यही दोनों में अंतर है कि पानी का जो प्रकाश जो तरंग है वह अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। दांत विशेषज्ञ, जो दांत का डॉक्टर है, वो किस दर्पण का प्रयोग करता है दांत के इलाज करने में, है ना। दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बी नंबर आंसर होगा, अवतल दर्पण। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 कर रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी मैंने फैलाना, फैलाने के काम करता है फैलाने के काम करता है अवतल लेंस, तो यहाँ पर अवतल लेंस हो जाएगा अपसारी लेंस। ठीक है, एक नंबर अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा अपसारी लेंस। अपसारी मैंने फैलाना, जो प्रकाश की किरण को फैला देता है, तो अवतल लेंस फैलाता है। लेकिन कहेगा कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण कहलाएगा, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, लेंस और दर्पण में यही अंतर है। अपसारी दर्पण क्या होगा तो उत्तल दर्पण, और अपसारी लेंस क्या होगा तो अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है। जब पर्दा पर प्राप्त हो रहा है, मतलब वो मेरा प्रतिबिंब दूरी हो गया। ठीक है, तो हम क्या करें, कहाँ पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब दूरी हो ही गया। हमको क्या कर रहा है कि यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी को नापने के लिए, तो फोकस दूरी जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसका हम दोनों के बीच के दूरी नाप लेंगे। फोकस दूरी किसको कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा, भी माने प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, और दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को यू कहेंगे, यू, तो यू भी पता चल जाएगा, दोनों नाप लेंगे। प्रतिबिंब दूरी पता चल जाएगा, वस्तु दूरी पता चल जाएगा, तो हम दर्पण सूत्र लगा करके हम दोनों का प्रयोग करके फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो हमें दोनों ऑप्शन की आवश्यकता है, ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, इसलिए हमारा आंसर ए और बी दोनों होगा, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। यहाँ पर सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जब पर्दा पर प्राप्त हो गया तो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, और वस्तु और दर्पण के बीच बिंब माने वस्तु जहाँ पर रखा जाता है, तो वो हमारा वस्तु दूरी हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। व्यास जो हो गया वो वक्रता त्रिज्या का द्वारक हो गया, है ना, वक्रता त्रिज्या का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक मतलब जितना दूर में प्रकाश घुस सकता है, जो ना दर्पण के जितना भाग में प्रकाश घुस सकता है ना, उसको गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे कि ये मेरा दर्पण है,
तो ये दर्पण है, तो ये मेरा दर्पण का टुकड़ा है ना, किसी गोलीय दर्पण का टुकड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक में हमारा प्रकाश जा सकता है। तो ये मेरा जो व्यास होगा यही द्वारक हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया, इससे प्रकाश पार कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 77 करा कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा, तो ये ऋणात्मक तो दोनों नहीं होगा। अब बात रहा कि 8 सेंटीमीटर होगा कि 16 सेंटीमीटर होगा। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी क्या होता है, आधा, तो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, सी नंबर। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है मतलब समझ जाओ कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ऋणात्मक होने के कारण होता है वास्तविक और उल्टा। ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर, है ना, 78 का ए हो जाएगा। और अगर जो प्लस रहेगा आवर्धन तो आभासी और सीधा, आभासी रहेगा तो सीधा हो जाएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, वक्रित हो सकता है, उन्हें टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना। कब हो सकता है गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह वक्रित हो सकता है, अंदर की ओर कि बाहर की ओर। परावर्तक जो सतह है या अंदर बाहर दोनों की ओर हो सकता है। परावर्तक सतह दोनों ओर हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। सी नंबर आंसर होगा 79 का। मतलब कह रहा है कि जो वक्रित सतह है तो उसको परावर्तित, इधर से भी परावर्तित हो सकता है और इधर से भी परावर्तित होता है। वो डिपेंड करता है कि हम इसका कौन सा भाग रंग रहे हैं। उभरा हुआ भाग रंगेंगे तो परावर्तक सतह गड्ढा वाला हो जाएगा, और जब गड्ढा वाला तरफ रंग देंगे, पेंट कर देंगे पेंट से, तो उभरा हुआ भाग हो जाएगा परावर्तक सतह। ठीक है, तो अंदर बाहर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 80 देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो माने कि अंदर की तरफ परावर्तक सतह कह रहा है। तो अंदर की जब परावर्तक सतह होगा तो अवतल दर्पण होगा, अंदर की तरफ रहेगा परावर्तक सतह तो अवतल दर्पण होगा। जब बाहर की ओर होगा वक्रित मतलब बाहर की तरफ से परावर्तित होगा तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, प्रकाश गमन करता हमेशा सीधी रेखा में, ए नंबर ऑप्शन। प्रकाश हमेशा गमन करता है सीधी रेखा में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो मेरा वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर हो गया, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम फार्मूला लगा देंगे 1/v बराबर 1/f माइनस, क्योंकि दर्पण सूत्र में प्लस होता है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा 1/u। अब हम यहाँ पर रख देते हैं फोकस दूरी f के जगह पर 20 हो जाएगा, तो 1/20 माइनस, यहाँ पर माइनस फोकस दूरी होता है अवतल दर्पण का, और वस्तु दूरी माइनस होता तो माइनस माइनस डायरेक्ट हम प्लस कर देते हैं 1/30। तो एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, तो 20 दिया 60 माइनस में 3 और प्लस में 30 दूना 60, तो माइनस में 1/60 मतलब कि 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस आ रहा है तो किधर बनेगा, बाएं तरफ ही बनेगा, बने दर्पण की तरफ ही बनेगा। तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा आंसर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु की ओर, यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर। 82 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 83 भी बना सकते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो वस्तु दूरी माइनस हो गया u 130 सेंटीमीटर और पीछे बन रहा है तो प्लस में, तो फोकस दूरी क्या होगा 1/f बराबर होगा 1/v मतलब कि
पीछे बन रहा है तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस में माइनस लगेगा क्योंकि वस्तु दूरी निगेटिव होता है, तो माइनस में 30। तो क्या हो जाएगा 40 या 120, प्लस में 30 और माइनस में 4, तो -1/20 हो जाएगा। -1/20, 120 सॉरी 120, तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। इसे भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह ये बताता है कि अवतल दर्पण है। यहाँ पर 120 सेंटीमीटर हो गया फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या के आधा 10 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। आधा ही तो होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, तो 20 के आधा 10 सेंटीमीटर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, और किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। दीप्तिमान वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रकाश स्रोत। दीप्तिमान वस्तु भी एक प्रकार के प्रकाश का स्रोत ही है। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा किरण पुंज। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ माने रास्ता दर्शाने वाले किरणों को चित्रों को किरण आरेख कहते हैं, जो प्रकाश की किरण के रास्ता बताता है, जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं चिन्ह बना करके, है ना, वो प्रकाश की किरण ही बताता है। क्वेश्चन नंबर 88 आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? कुछ भी नहीं। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर अनुपात है, अनुपातिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता। भी माने वस्तु दूरी भी है मीटर में रहेगा, और बस प्रतिबिंब दूरी भी मीटर में रहेगा तो कट जाएगा। कोई भी मात्रक रहेगा तो कट जाएगा ऊपर नीचे, अंशहर तो कोई भी मात्रक नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं। आवर्धक का कोई ऐसा मात्रक होता ही नहीं है। ठीक है, ये मात्रक विहीन है, यूनिटलेस है। अब क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है? उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है ना, तो 1 नंबर आंसर होगा। आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, 1 नंबर आंसर होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, तो 1 नंबर होगा काल्पनिक आंसर। किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? प्लस वाला है तो प्लस वाला आएगा, लेकिन डायोप्टर को हमेशा 100/2 से भागा देते हैं, है ना। डायोप्टर 2 है तो 2 से भागा देंगे, तो 100 को 2 से भागा देंगे तो 50 बार में 50 जो सेंटीमीटर है, 50 को भागा देंगे 100 से तो कितना आएगा? 1 मतलब 1/2 कह सकते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर 1/2, तो 1/2 को मतलब 1/2 मतलब आधा हुआ, आधा डायोप्टर। ठीक है, पॉइंट में आएगा 0.5 मीटर। प्लस में है तो प्लस वाला ए नंबर ऑप्शन होगा। तो ये प्लस का चिन्ह इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा 0.5 मीटर। ठीक है, आंसर तो ये भी हो सकता था, लेकिन उसमें चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो फोकस दूरी में चिन्ह देना पड़ेगा, तो 0.5 मीटर होगा। आंसर पर क्या होगा? 0.5 मीटर, है ना, क्योंकि 1/2 बराबर होगा 0.5 अब मीटर में ही रहेगा, मीटर में। ये हमारा हो गया फार्मूला किसका? फोकस दूरी बराबर होता है 1/p। p माने पावर, पावर माने क्षमता, 2 डायोप्टर दिया हुआ इसलिए यहाँ पर 2 लिखे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। हीरा अपने
से प्रकाश पर पार होने के लिए न के बराबर देता है। जल्दी हीरा से प्रकाश पार ही नहीं होता, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। जो आसानी से प्रकाश पार करने के लिए देगा, जो आसानी से प्रकाश पार करने के लिए देगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। जो आसानी से प्रकाश पार होने नहीं देगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। जैसे हीरा से प्रकाश जल्दी पार ही नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में ही बनेगा, है ना। तो उत्तल दर्पण होगा आंसर। तो उत्तल दर्पण तो दिया हुआ है ना। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। सीधा तो दो ही है, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ना। समतल दर्पण में भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, कहीं भी रख दो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। डी नंबर आंसर होगा। यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है, लेकिन यहाँ पर गलती लिखा हुआ निर्वात, है ना। डी नंबर, निर्वात थोड़ा गलती लिखा हुआ, डी नंबर आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 95 देखते हैं। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज से प्रकाश पार होगा लेकिन उतना अच्छा से पार नहीं होगा, है ना। तैलीय कागज से धुंधला दिखाएगा, वो कागज के उस पार की वस्तु धुंधला दिखाई पड़ेगा, उतना साफा नहीं दिखाई पड़ेगा। और जिससे धुंधला दिखाई पड़ता है उसे पारभासक कहते हैं। सी नंबर, ट्रांसलूसेंट, जिससे प्रकाश थोड़ा बहुत पार होता है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, देखो फोकस दूरी, ये समतल दर्पण हमेशा ऐसा सीधा रहता है, ठीक है, एकदम पूरा सीधा मतलब कि इसमें कुछ भी टेढ़ापन नहीं है, वक्र नहीं है। वक्र माने टेढ़ा, तो जब वक्र है ही नहीं तो इसका तो त्रिज्या जो है अनंत होगा, है ना। और अनंत जब है तो फोकस का फॉर्मूला क्या आता है? 1/r। और जब त्रिज्या ही r होगा, अनंत हो जाएगा, तो फोकस दूरी 0 हो जाएगा, है ना। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? सॉरी, वक्रता त्रिज्या कुछ भी नहीं है, टेढ़ापन है ही नहीं, है ना। जब टेढ़ापन है ही नहीं तो वक्रता त्रिज्या 0 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या जब 0 हो जाएगा तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। इसका फोकस दूरी अनंत पर होगा, ठीक है, फोकस दूरी अनंत पर होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ए नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वक्रता त्रिज्या कुछ है ही नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक मतलब दर्पण के सामने ही बनेगा। असमान आकार के बन रहा है। समान आकार के तभी बनता है जब वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र सी नंबर हो जाएगा। तभी बराबर आकार के बनेगा, समान आकार के बनेगा, वास्तविक का उल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब है तो सीधा ही होगा, और वस्तु से छोटा है तो
आवर्धित नहीं बनेगा, मतलब हाश्रित बने कि कम बनेगा, हाश्रित बनेगा। सी नंबर सीधा और हाश्रित माने डायमिनिश छोटा बनेगा। आवर्धित माने बड़ा और सीधा मत हाश्रित मतलब छोटा। सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? निम्न में से कौन से पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कांच प्रयोग किया जाता है, पीतल का प्रयोग नहीं होता है, पानी का भी प्रयोग होता है लेकिन पीतल का प्रयोग नहीं होता है। कांच का प्रयोग होता है लेंस बनाने में, जल का भी प्रयोग होता है, अंदर में जल डाल देते हैं, लेकिन पीतल का प्रयोग नहीं होता। सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 100, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण तो वो प्लस लगा हुआ है, तो प्लस है तो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ये गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो ये गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह प्लस होता है, क्योंकि गोलीय दर्पण उत्तल ऐसे रखते हैं और फोकस दूरी इधर बनता है ध्रुव के दाएं तरफ, तो दाएं तरफ है तभी तो फोकस दूरी प्लस में है, और इधर से प्रकाश परावर्तित हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये मेरा हो गया उत्तल दर्पण आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी की गोलीय दर्पण जिसका प्लस में है वो उत्तल दर्पण होता है, 1 नंबर होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।